डियर फ्रेंड्स, वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आरपीएससी पीवाई की सीरीज में अपन लगातार केमिस्ट्री के पेपर डिस्कस कर रहे थे। जो भी आरपीएससी ने केमिस्ट्री के जो भी पेपर करवाए हैं उनको अपन लगातार डिस्कस कर रहे थे। आज अपन आरपीएससी सेकंड के डिस्कस करते एजुकेशन डिपार्टमेंट 2024 में जो केमिस्ट्री का पेपर हुआ था उसके अपन तीन पार्ट डिस्कस कर चुके थे। आज अपन पार्ट फोर्थ में जो भी बचे हुए क्वेश्चन है उनको आज अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपके लिए इन्फॉर्मेशन, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, उसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अपने टेलीग्राम चैनल पे सबसे पहले कि आपने को जो भी केमिस्ट्री से रिलेटेड जो भी बुक्स चाहिए, ऑथेंटिक बुक्स, उनकी मैंने पीडीएफ सारी डाल रखी है। फिर भी अगर किसी को कोई बुक्स चाहिए और अब वो नहीं मिल पा रही है तो मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करते, मैं उसको जरूर बुक प्रोवाइड करवाऊंगा। और उसके बाद जैसे क्विज, केमिस्ट्री की जो भी केमिस्ट्री रिलेटेड क्विज भी मैं डाल रहा हूँ, वहाँ पे नोट्स भी है। और अपने सबसे जरूरी बात, जो भी अपन जो वीडियो यूट्यूब पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आरपीएससी पीवाई की सीरीज के, उनका जो भी लिंक है वो आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा जाएगा। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन होगी टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी। चलो अपन स्टार्ट करते हैं। द पहला क्वेश्चन बोल रहा है, द पहला क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम व्हेन एक्सियल डिस्टेंस अल्फा बीटा गामा एंड एक्सियल एंगल्स अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90, ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, आपको जैसे जो भी तैयारी कर रहा है, जैसे आप सब ये जो अपनी पीवाई क्यू सीरीज है आरपीएससी की जो पीवाई क्यू सीरीज है, सबसे पहले मैं बता दूं, जो भी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, जो आरपीएससी एपी की तैयारी कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, जो जूनियर केमिस्ट की तैयारी कर रहे हैं, जो केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, जो नवोदय की कर रहे हैं, जो एपीएस की कर रहे हैं, सबके लिए जहाँ पे भी केमिस्ट्री आती है उनके लिए ये प्लेलिस्ट, जो अपनी जो आरपीएससी की पीवाई की जो रिकॉर्ड हो रहे हैं वो प्लेलिस्ट सब में हेल्प करेगी। तो इस वीडियो को स्किप ना करें। और सबसे जरूरी बात, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन लगती है, आपने जहाँ भी नोट्स बना रखे, आपको इन्फॉर्मेशन लगती है ये इन्फॉर्मेटिव, आपने कुछ नया सीखने को मिला है, तो जरूर आप अपनी नोटबुक में इस चीज़ को नोट कर लें, जिससे क्या है कि आपके नोट्स और अच्छे हो जाएंगे। और इस चीज़ को क्या है कि आपको पता रहेगा कि हाँ, कि आपने ये चीज़ अच्छे से, कि नई चीज़ आपने इस वीडियो से क्या सीखी, तो उस चीज़ को आपको ध्यान में रख लेना है और अपने इस नोटबुक में नोट करनी। तो अपना पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है, सबसे पहले, द टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम व्हेन एक्सियल डिस्टेंस अल्फा बीटा गामा एंड एक्सियल एंगल्स अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 9 नॉट इक्वल टू 90, ये पूछ रहे हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि किस टॉपिक का, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन से टॉपिक क्वेश्चन, तो आपको पता चल गया होगा कि सॉलिड स्टेट का है। सॉलिड स्टेट में ये कौन सा किस टॉपिक का है, तो ये बोला क्रिस्टल सिस्टम की बात कर रहा है। क्रिस्टल सिस्टम आपके कितने होते हैं, आपको पता है कि CTORHMT, ये आपने याद अच्छे से याद करे होंगे। सी का मतलब क्यूबिक, ये उसका हो गया टेट्रागोनल, उसके बाद ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक, ये बल ट्राइक्लिनिक, ये आपने ऐसे ट्रिक से याद करा होगा। तो आपको ये ट्रिक भी पता होगी, जैसे इसका बाद ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, 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 ये आपने ऐसे ट्रिक से आपने याद करा होगा। नहीं तो मैं आपको ये ट्रिक, इसकी भी ट्रिक बता देता हूँ, तो जिससे कि आपने, किसी को अगर ये पता नहीं हो तो आप ये चीज़ अपनी नोटबुक में नोट कर ले कि ट्रिक कौन सी है। तो CTORHMT आपको ऐसे सबसे पहले अरेंज करना है। उसके बाद जैसे इस वाले में तो आपको कुछ भी नहीं करना है, इसमें आपको एक को क्रॉस करना है, बी को क्रॉस करना है, इसमें आपको दोनों को क्रॉस करना है। उसके बाद इसमें है ना हेक्सागोनल वाले, ये रोम्बोहेड्रल यहाँ पे, जिसको आपको कुछ भी क्रॉस नहीं करना है। इसके बाद आपको है ना एक क्रॉस करना है, फिर इसमें दोनों क्रॉस करना है, फिर इसमें दोनों क्रॉस करना है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद जैसे ये बात कर रहा है, तो इसके एंगल्स की बात करें तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, ठीक है, इज इक्वल टू 90। तो इसमें इस वाले में सेम आएगा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90, ये वाला आएगा। इसमें अल्फा बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90, यहाँ पे आ जाएगा। तो उसके बाद ये वाले 3 तक ये आपका हो गया सेम, यहाँ हो गया 3 तक ये आपका सेम हो गया। ठीक है, उसके बाद फोर्थ वाला जो है, इसमें आपको ध्यान रखना है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 90 और गामा 120। ठीक है, यहाँ हो गया। इसके बाद ये हेक्सागोनल का आपको याद रखना है। इसमें हेक्सागोनल में आएगा आपका, सॉरी, इसमें आपको जो रोम्बोहेड्रल का अल्फा बीटा गामा इज इक्वल नॉट इक्वल टू 90 आएगा। ठीक है,
उसके बाद रोम्बोहेड्रल का जो इसमें अल्फा, एक बार क्लियर कर देता हूँ या एक बार क्लियर कर देता हूँ वापस से अच्छे से, इस बार साइड जगह में लिखते हैं तो आपको भी अच्छे से क्लियर हो। तो जैसे आप यहाँ पे कर रहे हो, जैसे यहाँ लिखा CTORHM, ये वाली चीज़ आपको समझ में आ गई, अल्फा बीटा गामा वाली ये चीज़ तो आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। इसके बाद इसका जो क्रिस्टल से एंगल है वो अपन याद करते हैं, तो इसका लिखना है अल्फा बीटा इज इक्वल टू गामा, गामा इज इक्वल टू 90। तो इसका भी आएगा अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 90, इसका भी अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 90, ये वाला हो गया। उसके बाद ये थर्ड वाला ऑर्थो CT, और इसके बाद रोम्बोहेड्रल का जो है इसमें आपको लिखना है अल्फा बीटा गामा नॉट इक्वल टू 90, ठीक है। उसके बाद अगले में लिखना है अल्फा बीटा 90 गामा 120, ठीक है। इसके बाद अगले वाले में लिखना है अल्फा और गामा, अल्फा गामा 90 बीटा नॉट इक्वल टू 90, ठीक है। उसके बाद अगला वाला जो है अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब ये पूछ रहे हैं अभी, जब यहाँ भी सब कट लग रखा है, यहाँ भी सब कट हो गया, इसमें ना पूरे क्रिस्टल सिस्टम में सबसे मोस्टली जो असिमेट्रिक है, मोस्ट एसिमेट्रिक, एसिमेट्रिक की बात करें तो मोस्ट एसिमेट्रिक यहाँ पे क्या आ रहा है, ट्राई क्लिनिक वाला आ रहा है। जैसे अल्फा बीटा, ये भी पूरे अल्फा बीटा नॉट इक्वल, अल्फा इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू ए इज इक्वल टू नॉट बी नॉट इक्वल टू सी, और इसका अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ट्राई क्लिनिक। तो ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगा। ये टॉपिक आपका क्रिस्टल सिस्टम का आपका टॉपिक यहाँ पे मैं उम्मीद करता हूँ कि क्रिस्टल सिस्टम का आपका जो टॉपिक है ये आपका यहाँ पे क्लियर हुआ होगा, ठीक है। चलो अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्टिनॉइड। ये क्या बात कर रहा है, जो आपको जो ये दे रखे हैं एलिमेंट, इसमें पूछ रहा है कि एक्टिनॉइड कौन सा नहीं है। इसका मतलब 3 एक्टिनॉइड होंगे, तो ये चीज़ आपको पता होगा। एक्टिनॉइड कौन सा नहीं है यहाँ पे पूछ रहा है, तो आपको पता होगा जैसे ना थोरियम आपको पता है, कैलिफोर्नियम, यूरेनियम, यूरेनियम का जैसे 92 होता है एक्टिनॉइड। अब जैसे टर्बियम, आपने जैसे ये टर्बियम जैसे देखा है, तो टर्बियम का कितना होता है, जैसे TB आपने पढ़ा होगा, इसका 65 होता है, ठीक है। और लेंथेनाइट कहाँ से शुरू होते हैं, लेंथेनाइट कहाँ से 57 से शुरू होती है, 57 से 71 तक। तो ये किसके बीच में आ रहा है, 65 किसके बीच में आ रहा है, टर्बियम, 65 उनके लेंथेनाइट के बीच में आ रहा था। इसका ऑप्शन टर्बियम जो है वो आपका एक्टिनॉइड नहीं है, वो क्या है कि लेंथेनाइट है। तो आपको ये चीज़ पता चल गई। तो आपको सबसे पहले लेंथेनाइट कौन से है वो आपको याद होने चाहिए। इस क्वेश्चन से आपको ये देखने को पता चल रहा है कि आपको लेंथेनाइट की सारी सीरीज याद होनी चाहिए, उसके बाद एक्टिनॉइड की सारी सीरीज याद होनी चाहिए विद एटॉमिक नंबर, पूरी सीरीज आपको याद होनी चाहिए कि कौन सा लेंथेनॉइड में कौन कौन आते हैं और एक्टिनॉइड में कौन कौन आते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको याद करनी है, और आप फिर भी एक बार इस क्वेश्चन को आप अच्छे से रिवाइज कर लें। ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम सल्फाइड ओर द मेटल इज फॉर्म्ड बाय द रिडक्शन ऑफ CU2O विथ। ये बोल रहा है एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर का एक्सट्रैक्शन कराए सल्फाइड ओर के साथ करवाएंगे, तो ये बोल रहा है CU2O, इसका रिडक्शन किसके साथ करना है, सल्फाइड ओर। तो ये क्या बन जाएगा, CU2 को जगह CU2S सल्फाइड ओर क्या हो जाएगा, ये इसके साथ जुड़ जाएगा ऑक्सीजन, क्या हो जाएगा अपना, ये रिडक्शन की बात करें O2 क्या हो जाएगा, रिड्यूस, ठीक है, O2 हो जाएगा रिड्यूस। तो ये वाला अपना CU2S बनेगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन अपना थर्ड ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन काइनेटिक्स का, केमिकल काइनेटिक्स का आपके सिलेबस में मेंशन है, आपके फर्स्ट ग्रेड में भी है, सेकंड ग्रेड में भी है, AP में भी है, केमिस्ट्री में भी है, NV में भी है, KV में भी है। तो ये आपके जो भी केमिस्ट्री से रिलेटेड आपके जो भी एग्जाम लग रहे हैं अप टू AP असिस्टेंट प्रोफेसर का आपका काइनेटिक्स के टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर करना है। तो अपना ये अगला ये वाला क्वेश्चन जो है इसको अपन सॉल्व करते हैं अच्छे से, क्या पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा है, अपन विद स्टेप बाय स्टेप अपन सॉल्व करेंगे। फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो बेझिझक आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कीजिए, आपको 100% आपको वापस अपने फ्रेंड्स वगैरह बहुत सारे जुड़े हुए हैं, तो आपको 100% आपको इसका जवाब मिलेगा।
और फिर भी कोई दिक्कत आती है तो मेरे को आप पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं, और यूट्यूब सेक्शन पे भी आप कमेंट कर सकते हैं, नो डाउट। तो अपना क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है द हाईलाइट the average rate of formation 2N2O5 4NO2 plus O2 is, ये बोल रहा है 6.7, ये इसका एवरेज रेट इन्होंने दिया है, क्या दिया आपने को, एवरेज रेट कितना दिया है, 6.79 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर मिनट। आपको सबसे पहले आप फिजिकल की जो भी क्वेश्चन आप ध्यान आप सोल्व कर रहे हो उसमें सबसे पहले आप यूनिट का बहुत अच्छे से ध्यान जरूर रखें कि यूनिट आपको क्या दे रखी है, आपको यूनिट में क्या पूछ रहा है। जैसे मोल पर लीटर पर मिनट आपको देगा और आंसर भी मोल पर लीटर पर मिनट देगा, तो आपको कोई चक्कर नहीं है, आपको यूनिट की सेम यूनिट आपको यूनिट चेंजेस यहाँ पे नहीं करना है, ठीक है। और आपको ये दे रखा है एवरेज रेट आपको क्या है कि दे रखी है, एवरेज 6.79 10⁻⁴, ठीक है। देन द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2, ये क्या पूछ रहा है, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2। अब रेट ऑफ रिएक्शन आपको पता है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2, रेट ऑफ इसकी बात करें, और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 डिवाइड बाई 4, क्योंकि यहाँ स्टॉकियोमेट्री की क्या है 4NO2 है। उसके बाद ये रेट ऑफ रिएक्शन आपकी क्या हो गई, आपको पूछ रहे प्रोडक्शन ऑफ NO2, तो इसी फॉर्मूले को आप अगर वैसे लिखोगे तो प्रोडक्शन ऑफ NO2 की अगर बात करें, रेट आपको दे रखी है, ये आप जैसे इसको अगर रेट ऑफ रिएक्शन आपको कितना दे रखा है 6.79 इंटू 10⁻⁻⁴ इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 डिवाइड बाई 4। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 क्या आ जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ NO2 क्या आ जाएगा कि अपना क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अपना 4 इंटू 6.79 इंटू 10⁻⁻⁴। तो आप इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे, जैसे मेरे अकॉर्डिंग, जैसे मैं जैसे कैसे करता हूँ, जैसे तो 4 इंटू 6.9 है, तो 6.7 की जगह आप 6.7 की जगह 6 कर दो, 247 जैसे ज़्यादा है तो 7 का हो गया कितना 42, 42 ऐड कर लो तो 6 मतलब हो जाएगा आपका जैसे 27, ये आ गया 27.2 इंटू 10⁻⁻⁴ ये आ जाएगा। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 6.7 इंटू 4, तो ये हो गया 8, ये 26 या 27 पॉइंट कुछ 27.8 आ रहा, तो 27.2 10⁻⁻⁴। तो आपको जो 10 पावर, यहाँ आपने क्या आंसर देखा 10⁻³ दे रखा था, आपका 2.72 इंटू 10⁻³ आपका ये आंसर आपका फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये अपना इसका आंसर क्या होने वाला है, फर्स्ट आंसर, इसका आंसर ए आपका इसका सही है। चलो अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा न्यूमेरिकल पूछा है सेकंड ग्रेड के एग्जाम में, तो आपको ये चीज़, आपको रेट ऑफ रिएक्शन, आपको रेट ऑफ प्रोडक्ट, आपको NO2 आपको सॉल्व करनी आनी चाहिए। डायरेक्ट आपको मैं आपको एक चीज़ बता दी, डायरेक्ट NCERT का चैप्टर एंड एक्सरसाइज है, डायरेक्ट NCERT से पूछा गया है, तो इस चीज़ को आप अच्छे से सॉल्व कर लें कि NCERT आपको कितनी इंपॉर्टेंट है, आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है। चलो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पूछ रहा है द ऑस्मोटिक प्रेशर of 300 centimeter cube of an aqueous solution of a protein containing 2 gram of protein at 300 Kelvin is 2.5 into 10⁻⁴ bar. The molar mass of the product molar of protein is, या आपको क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर दे रखा है आपको, आपको क्या पूछ रहा है, मोलर मास। मोलर मास किसका पूछ रहा है, द प्रोटीन ये पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले ये सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, नहीं ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन का क्वेश्चन है, तो आपको इसमें फॉर्मूला लगेगा। आपको सबसे पहले आप ये चीज़ ध्यान रखो, सबसे पहले आप है ना, ये सबसे पहले आप इसमें से इन्फॉर्मेशन निकालोगे आपको दे क्या क्या रखा है। सबसे पहले आप इसमें ये चीज़ डिसाइड करो आपको दे क्या क्या रखा है, आपको उससे सबसे पहले आप नोट करते हुए चलें, उसके बाद ये आप क्वेश्चन तक पहुंच पाओगे। इसको आपको सॉल्व करने के लिए आपको आप है ना, इसके ऐसे बहुत ही ईजी क्वेश्चन, आप इसको ईजिली सॉल्व करोगे ना, थोड़ा सा पेशेंस के साथ अगर इन्फॉर्मेशन अगर आप अप्लाई कर लोगे ना, तो आपको 100% आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। अब सबसे पहले ये क्या बोल रखा है, इसको ऑस्मोटिक प्रेशर कितना दे रखा है,
300 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या दे रखा है, वेट कितना दे रखा है 2 ग्राम, और टेम्परेचर कितना दे रखा है 300 केल्विन, और ये बोल रहा है मोलर मास पूछ रहा है 2 ग्राम प्रोटीन ऑफ, ये दे रखा है। ऑस्मोटिक प्रेशर कितना दे रखा है, ये तो इसका लेंथ सेंटीमीटर हो गया लेंथ की, ठीक है। ये अपने को ऑस्मोटिक प्रेशर दे रखा है 2.5 इंटू 10⁻⁻4 बार, ठीक है। ये आपने को ऑस्मोटिक प्रेशर दे रखा है। ओपी अब ये 300 सेंटीमीटर का एक्व सोल्यूशन ये दे रखा है। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए 300 सेंटीमीटर, इसकी क्या लेंथ दे रखी है, ठीक है। जो भी अपना जो भी सैंपल ले रखा है उसकी लेंथ दे रखी है। उसके बाद प्रोटीन 2 ग्राम वेट दे रखा है। उसके बाद प्रोटीन टेम्परेचर 300 केल्विन दे रखा है, और ऑस्मोटिक प्रेशर दे रखा है, और मोलर मास पूछ रहा है। तो आपको क्या पूछ रहा है, मोलर मास। तो आपने सारी इन्फॉर्मेशन इससे निकाल ली। अब आपको सॉल्व करना है कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा। फॉर्मूला जो है इसका, वैसे आपने पढ़ा होगा पाई इक्वल टू सीआरटी। इसके एनसीईआरटी के अंदर आपको 3 फॉर्मूले दे रखे, ये पहला वाला, दूसरा वाला, इसमें लगेगा तीसरा वाला फॉर्मूला। और तीसरा वाला फॉर्मूला क्या है मैं आपको बता देता हूँ। मोलर मास के लिए M2 इज इक्वल टू W2RT डिवाइड बाई पाई वी। वी वॉल्यूम किस में लेना है, लीटर में, ठीक है। यहाँ पे वॉल्यूम किस में दे रखा है 300 सेंटीमीटर, ये क्या आपका वॉल्यूम है। वॉल्यूम कितना दे रखा है 300 सेंटीमीटर क्यूब है, आपको किस में लेना है लीटर में। तो आप इसको लीटर में कन्वर्ट करोगे तो कितना आ जाएगा 0.3 लीटर, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई। अब आप इसमें वॉल्यूम पुट करो, मोलर मास इज इक्वल टू M2 इज इक्वल टू वेट कितना दे रखा है 2 ग्राम इंटू आर की वैल्यू दे रखी है, किसमें लेना है अपने को, आर की वैल्यू जो आपको पता है 0.0823 ग्राम, ग्राम नहीं सॉरी 0.0823 लीटर बार पर मोल पर केल्विन इंटू 300 केल्विन। आप यहाँ पे सबसे पहले इसको सुनो, आप सब यूनिट का चक्कर जरूर, आप यूनिट को अच्छे से इसके साथ में लिखते हुए चले, और यूनिट को कटा पेटी करना जरूर सीख लें। यहाँ पे कि आपको 0.0 आर की जो वैल्यू आपको अच्छे से पता है कि आपको कौन सी लेनी है, तो लीटर इंटू बार वाली लेनी है। यहाँ पे 0.02 लीटर बार पर मोल पर केल्विन है, पर मोल में आंसर आ रहा है, तो आपको ये वाली वैल्यू आपको लेनी है। तो यहाँ पे अपने आर के लिए तो ये लिख दिया वैल्यू लीटर बार पर मोल पर केल्विन, और यहाँ पे 2 ग्राम लिख दिया, वेट लिख दिया। उसके बाद पाई की वैल्यू आपको कितना दे रखा है 2.5 इंटू 10⁻⁻4 ये बार दे रखा है, इंटू वॉल्यूम आपको लीटर में लेना है, तो वॉल्यूम कितना दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा 300 सेंटीमीटर, इसको आपने लीटर में कन्वर्ट 0.3 लीटर में कन्वर्ट करने के 3000 बाई डिवाइड बाई 300 डिवाइडेड बाई 1000, तो ये आपका 0.3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने 1000 से डिवाइड करके 0.3 आ गया, तो यहाँ पे 0.3 आपका आ गया लीटर। अब आप यूनिट को काटते हुए चले, यहाँ पे जैसे बार है तो बार से बार गया, लीटर है यहाँ पे तो लीटर से लीटर गया, ठीक है। और क्या बच रहा है केल्विन, यहाँ पे केल्विन पर इनवर्स बच रहा है, यहाँ पे केल्विन गया। अब आपको यूनिट आप चेक करो, ग्राम पर मोल, आपकी यूनिट क्या चाहिए ग्राम पर मोल, तो आप यूनिट आ गई यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, इसके अलावा कुछ भी जोड़ बाकी मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन करना है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। तो आपके सबसे पहले आप जैसे इसका मल्टीप्लाई करते हुए चले, जैसे ये जैसे यहाँ पे 2 इंटू 0.08 ले लो आप, 23 मत लो आप, जिससे कि आपका आंसर आ जाएगा 300 है, तो आप 300 ले लीजिए। इसके बाद जैसे 2.5 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 0.3, तो इसको आप सॉल्व करो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2.0808 इंटू 300 आ जाएगा। ये आपका जैसे आप सॉल्व करोगे 24 का 300 से करोगे, तो ये जैसे 300 का करोगे तो आपको यहाँ पे आ जाएगा सबसे पहले वाला 0.1646, तो इसका आ जाएगा 2 इसका आ जाएगा 2.5 इंटू 3 25 इंटू 3 कितना 75 का 2 डिजिट पीछे करोगे तो 0.75 इंटू 10⁻⁻4, तो यहाँ पे अगर इसका आप डिवाइडेशन करोगे तो 64 इंटू 10⁻⁻4 ऊपर जाएगा कितना जाएगा +4, तो आपकी 10⁻+4 है 64 है, 64 के आसपास आपका कौन सा आंसर आ रहा है। जैसे यहाँ पे जब पढ़ने गए कि एज ए क्या बोलते हैं
आसपास की वैल्यू को लेके चला है, तो जैसे आपका 64 जैसे आ रहा था, आप इसको सॉल्व करने के लिए 64 के आसपास कौन सा आंसर आपने जैसे ये वाली डिजिट इसमें ये वाली जैसे ये काउंट नहीं करी, इसके जैसे यार आपने बिल्कुल जैसे 0.3 है तो इसको आपने ये जैसे करा है, तो इसको आप 64 की जगह ये वाले जैसे अगर वैल्यू करोगे ना, ये वाली जैसे ये वाली काउंट करोगे तो आपका 66 आ जाएगा और 66 आ जाएगा पूरा सफिशिएंट आंसर। तो 10 के बाद 4 है तो आपको 1 2 3 4 आपको जीरो जैसे लगाने, तो आप इस चीज़ को ग्राम पर मोल आपकी यूनिट आ गई, तो आपका ये सेकंड आंसर आपका सही होने वाला है। आप इसको सबसे पहले मोस्ट ऑफ वैल्यू को कम से कम वैल्यू को आप डिजिट करते हुए चला, आपका आंसर 100% सही आएगा आरपी, और आपका आंसर 100% सही आएगा। जैसे 64 66 का आंसर आपका ये आपका आंसर देखो, आपकी इस क्वेश्चन को ऐसे विद तरीके के साथ आपको ऐसे आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फिर भी कोई दिक्कत आए तो मेरे को आप जरूर कमेंट कीजिए, मैं आपको इस क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करके करवा दूंगा। मोस्ट ऑफ आंसर आपका आपको वैल्यूज जो है आपको लगभग वाली लेके चलनी है कि जैसे आप है ना गुणा भाग करने में आपको बहुत आसानी हो, ठीक है। वहाँ पे कैलसी तो आपको अलाउड होगा नहीं, तो आप ऐसे करके कम कम वैल्यू लेके 0.08 को आपने ले लिया, 2 इनको करिए 2.5 कर, जैसे 75 कर लिया, देखो 10 को इसको छेड़ो मत, आप ऐसे करके भी आप कर सकते हो। जैसे 300 है तो आपको जैसे ये वाला डिजिट करोगे तो ये इसको काट के काटा पीटी भी करके आप कैसे भी अपने हिसाब से आप कैसे भी कर सकते हो। चलो अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। इलेक्ट्रो का अगला क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है व्हाट विल बी द ई नोट सेल फ्रॉम द फॉलोइंग हाफ सेल रिएक्शन। आपको हाफ सेल रिएक्शन दे रखी है और इसका क्या पूछ रहा है, ई नोट सेल। तो आपको ई नोट सेल पता होगा, आपको ई नोट सेल आप कैसे ज्ञात करते हो, इसमें एसआरपी ऑफ कैथोड माइनस एसआरपी ऑफ एनोड, आप ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो। आप दूसरा तरीका जैसे ई नोट सेल इक्वल टू ई नोट राइट माइनस ई नोट लेफ्ट, ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। और दूसरा वाला जैसे ई नोट राइट को आप ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, ये वाला भी फॉर्मूला आप लगा के कर सकते हो। तो जैसे आप अगर इसकी बात करें, एनोड पे क्या होगा आपको पता है, रिडक्शन होता है। कैथोड पे क्या होता है आपको पता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पे लेफ्ट वाला कौन सा है, लेफ्ट में एनोड, एनोड पे क्या होगा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन यहाँ पे किसका हो रहा है आप इसमें यहाँ चेक कर लीजिए। तो जैसे ये वाला 0.76 है, ये इसमें इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो आपको जैसे ई जैसे प्लस लेफ्ट वाला आ गया, या आ गया राइट वाला जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, प्लस माइनस माइनस 0.76, आप 0.77 माइनस माइनस प्लस 0.76, आप इसको जो ऐड करोगे तो आपका 1.53 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन किसका हो रहा है। ठीक है, जिस और सबसे एसआरपी ऑफ कैथोड जिसकी एसआरपी सबसे ज्यादा है उसका ऑक्सीडेशन, एसआरपी जिसकी सबसे कम है उसका क्या होगा रिडक्शन होगा। ठीक है, तो मोस्ट बॉक्स आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपने ये चीज आपको पता होगी कि Fe+3 में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन का Fe+2 में जा रहा था, यहाँ पे इसका क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, चलो अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, एट द इक्विलिब्रियम पोजीशन इन द प्रोसेस एडजॉर्प्शन की बात कर रहा है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में बताना है। तो आपने अच्छे से आपको ये चीज़ आपको बहुत थर्मोडायनेमिक्स का पहला ही जो टॉपिक है डेल जी इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। अब जैसे इक्विलिब्रियम में पूछ रहा है तो डेल्टा जी इक्वल टू क्या वो एडजॉर्प्शन के लिए जीरो हो गया, तो इसके डेल्टा एच इक्वल टू टी डेल्टा एस। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन आपका, सेकंड ऑप्शन इसका आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये पूछ रहा है अपना ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, द रिएक्शन ऑफ बेंजीन डाइजोलियम क्लोराइड विथ फिनॉल टू गिव पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिएक्शन। सबसे पहले आप इस रिएक्शन को सॉल्व करो। पूछ क्या रहा है, ये बोला बेंजीन डाइजोलियम क्लोराइड, बेंजीन ये आ गया, डाइएजोनियम ये आ गया, N2+Cl-, इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड इसकी रिएक्शन आप करवा रहे हो, सॉरी बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन आप किसके साथ करा रहे हो, फिनॉल के साथ। फिनॉल के साथ रिएक्शन अगर आप करवाओगे, हाइड्रोक्सी बोल रहा है गिव पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, तो आपका क्या बनेगा पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। ये क्या हो गया आपका पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। ये पूछ रहा है ये विच टाइप ऑफ रिएक्शन, ये कौन सी टाइप की रिएक्शन है। तो आप यहाँ पे सबसे पहले आप जैसे यहाँ से आपका ये क्या है कि N2+Cl में जो पैरा डायरेक्टिंग, तो इसके हिसाब से आपको क्या मिलना चाहिए इलेक्ट्रोफाइल क्या पे, यहाँ पे OH क्या है, यहाँ पे किसका फिनॉल किसका बिहेव कर रहा है
न्यूक्लियोफाइल का बिहेवियर यहाँ पे जाके इलेक्ट्रोफाइल करेगा, तो यहाँ पे अपनी रिएक्शन जो होने वाली है ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपकी हो जाएगी। एरोमेटिक कंपाउंड का आपको ये ध्यान रखना, एरोमेटिक जो कंपाउंड है उसकी सारी रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, तो आपको ये ध्यान रखना, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है अपना, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज the IR spectra of primary amide RCONH2 shows the two absorption band 3400। 1 सेकेंड प्लीज होल्ड रखे, मैं एक बार चार्ज लैपटॉप को चार्ज प्लग इन कर देता हूँ क्योंकि बैटरी लो हो गया है। मैं प्लग इन करना भूल गया था, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। चलो कंटिन्यू करते हैं। अपना जो क्वेश्चन है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्वेश्चन है। पता चल गया आपको कि कौन सा किस टाइप का क्वेश्चन, स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रोस्कोपी। उसमें किसका क्वेश्चन, आईआर का क्वेश्चन है। आईआर स्पेक्ट्रा प्राइमरी एमाइड RCONH2, इसने दे दिया, इसका होता है 3400 से 3500, ठीक है, सेंटीमीटर इनवर्स। ये आपको पता है कि एमाइड का इन्होंने स्पेक्ट्रा दे दिया। ये बोल रहा है ऑन ट्रीटमेंट विद P2O5, इसको आप ट्रीटमेंट करवाओगे P2O5 के साथ, द कंपाउंड फॉर्म, जो कंपाउंड बनेगा, आपका जो कंपाउंड बनेगा वो कहाँ पे एब्जॉर्ब, P2O5 के साथ अगर आप करवाओगे तो ट्रीटमेंट, तो आपका क्या बनेगा, RC ट्रिपल बॉन्ड एंड ये क्या बन जाएगा आपका नाइट्राइल। आपको P2O5 की रिएक्शन याद है कि RCONH2 की अगर रिएक्शन आप P2O5 के साथ करवाओगे तो RC ट्रिपल बॉन्ड एंड नाइट्राइल बनेगा। और नाइट्राइल की आपकी पीक होती है जो 2200 से 2300 में आती है, किसकी, RC ट्रिपल बॉन्ड एन की पीक आती है जो आपकी 2200 से 2300 के बीच में आती है। आप अब ऑप्शन चेक कर लीजिए 2200 से 2300 के बीच का ऑप्शन कौन सा है, वो आपका ऑप्शन सही होने वाला है। यहाँ पे 2256 जो है वो आपकी पीक आ रही है, तो आपको इसको ध्यान रखना है कि आईआर स्पेक्ट्रा एमाइड को आप ट्रीटमेंट किसके साथ करा रहे हो, P2O5 के साथ करवा रहे हो। और इससे पहले जो अपना पेपर अपन ने सॉल्व करा उसमें है ना P2O5 ना पूछ के RCONH2 की पीक पूछी थी, 3400 से 3500 के बीच में होती है, तो इस बार उन्होंने एमाइड को ट्रीटमेंट करवा दिया, नाइट्रल की पीक पूछे, तो आप इसको ध्यान रखें, अच्छे से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर भी कोई दिक्कत आती है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, तो आपको सारी चीज़ें सॉल्व कर दी जाएगी। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल में लिगेंड मौजूद है, तो आपको अच्छे से पता है कि लिगेंड प्रेजेंट इन क्लोरोफिल, क्लोरोफिल में कौन सा प्रेजेंट होता है, आपको अच्छे से पता है कि पोरफायरिन जो होता है वो क्लोरोफिल के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है, क्लोरोफिल के अंदर। और आपका मैग्नीशियम होता है, आपको पता है, पहले एक क्वेश्चन पेपर था उसमें पूछा गया था क्लोरोफिल में कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है, तो मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है। उसमें आप पूछ लिया कि कौन सी रिंग प्रेजेंट होती है क्लोरोफिल, लिगेंड कौन सा प्रेजेंट होता है, पोरफायरिन रिंग। आप उसको लिगेंड भी, लिगेंड और पोरफायरिन रिंग जो होती है वो आपकी 5 मेंबर रिंग होती है, आपको पता है ये चीज़। आपको क्लोरोफिल की जो स्ट्रक्चर है, क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर जो मैंने आपको 2022 में 2024 में जो अपना संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो पेपर हुआ था उसमें इन्होंने क्लोरोफिल के बारे में पूछा, मैग्नीशियम का जो उन्होंने पूछा था उसकी मैंने पूरी क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर आपको बता के आपको वहाँ पे क्वेश्चन इसको अच्छे से सॉल्व करवा रखा है। तो अब यहाँ ये क्वेश्चन मान के चलो कि 2022 में जो पढ़ के गया है उसको 2024 में 100% जो इसने पेपर दिया उसमें ये क्वेश्चन रिपीटेड था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या है, रिपीटेड है। तो आपको पता है कि आरपीएससी में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है। तो चलो अपना अगला क्वेश्चन है डिफ्रक्टोज, ये अपना कौन सा टॉपिक है, बायोमोलिक्यूल्स का है, बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स भी बोला डी माइनस फ्रक्टोज ऑन रिएक्शन विथ HNO3 गिव्स। इसने क्या पूछा, पहले हमेशा एक ट्रेंड था जो पुराने पेपर्स उसमें ना डी ग्लूकोज का पूछा गया था, ग्लूकोज, ग्लूकोज की रिएक्शन HI के साथ करेगा क्या बनेगा, HNO की तरह साथ SNO3 के साथ क्या बनेगा, Br2 के साथ। ये वाले क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिए, वो मैंने ग्लूकोज से आ गया परेशान आरपीएससी वाला, तो इसने क्या कि इस बार फ्रक्टोज से शुरू कर दिया कि बेटा फ्रक्टोज का पूछते, ठीक है। तो फ्रक्टोज के लिए आपको क्या करना है, जैसे ना फ्रक्टोज डी माइनस फ्रक्टोज जो है, डी माइनस
फ्रक्टोज की रिएक्शन आप HNO3 से करवाओगे तो आपका क्या क्या बनेगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। HNO3 का काम क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है। ऑक्सीडेशन करके जैसे फ्रक्टोज की आप स्ट्रक्चर बनाओ, CH2O3, C डबल बॉन्ड O, OH, H, H, यहाँ OH आ जाएगा, यहाँ OH आ जाएगा, यहाँ H आ जाएगा, यहाँ पे CH2OH। तो आपका रिडक्शन करवाओगे तो आपका क्या बनेगा, तो ये वाला पहला वाला रिडक्शन रिड्यूस होगा COOH, बाकी वाले जो बच गए वो CHOH ऑल थ्राइस COOH, ये बन जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, ग्लूटारिक एसिड, ठीक है। उसका अगर इसके बाद इसका फर्दर रिड्यूस कराओगे इसके साथ में क्या बनेगा, COOH, CHOH होल्ड पर, ये मतलब कीटोन को रिड्यूस करता है, ठीक है। CHOH होल्ड, इसके बाद COOH, इसको क्या बोलते हैं आप, टार्ट्रिक एसिड। उसके बाद फर्दर अगर आप ऑक्सीडेशन करवाओगे तो ये क्या बन जाएगा, COOH, COOH, CH2OH, सॉरी वापस सही से लिखता हूँ। उसके बाद क्या बन जाएगा, CH2OH, COOH। तो ये क्या हो जाएगा अपना ग्लाइकोलिक एसिड। तो ये आप ध्यान रखो, ग्लूटारिक एसिड, ग्लूटारिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड और आपका ग्लाइकोलिक एसिड, ये आपके कहाँ बन रहे, तो आपका ये डी माइनस फ्रक्टोज के प्रोडक्ट है। तो आपका ये आपका थर्ड ऑप्शन आपका सही आ जाएगा, ठीक है। ये वाली चीज़ आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। चलो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछ रहा है द मोनोमर यूज टू प्रिपरेशन ऑफ नाइलॉन 6। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, कई बार पूछ चुका RPSC। द मोनोमर यूनिट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ नाइलॉन का आपको अच्छे से आपको सबको पता है, कैप्रोलैक्टम जो होता है तो नाइलॉन 6 प्रिपरेशन के लिए यूज लेते हैं। नाइलॉन 6 कैप्रोलैक्टम जो है, कैप्रो क्या होता है, ये साइक्लिक एमाइड होता है, ठीक है। साइक्लिक एमाइड है जो नाइलॉन 6 के प्रिपरेशन में यूज लिया जाता है। इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना, इसको क्या बोलते हैं, कैप्रोलैक्टम। चलो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एंड एंटी डिस्पर्सेंट। ये ड्रग्स वाला जो चैप्टर है वहां से पूछ रखा है, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन पूछ रखा है। आप उसको ड्रग्स वगैरह, ड्रग्स वाला जो चैप्टर है उसको आपको अच्छे से हर चीज़ बार बार आप दीवार पे अपना पेज चिपका लें, उसको आपको अच्छे से डेली याद करना है कि ड्रग्स में कौन सी ये वाली ड्रग्स कहाँ कहाँ, ये आपको ध्यान रखनी है। ये बोल रहा है नॉट एन एंटी डिप्रेसेंट, ये बोला कौन सी एंटी डिप्रेसेंट नहीं है, ये पूछ रहा है। तो ये अपना जो इसका आंसर एपिडेस नहीं है, तो क्लोरमफेनिकोल जो है ये अपना एंटी डिप्रेसेंट नहीं है, बाकी सारी क्या है एंटी डिप्रेसेंट है। तो आपको ये ध्यान रख लेना, एंटी डिप्रेसेंट कौन सी है, ये सारी है। और क्लोरमफेनिकोल क्या है आपकी, क्लोरमफेनिलोकोल क्या है आपकी, ये क्या ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ब्रॉड स्पेक्ट्रम डिजीज। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम डिजीज के लिए क्लोरमफेनिकोल, इसके साथ में एक और आता है एम्पीसिलिन, उसके बाद आता है एक और एमोक्सिसिलिन, एमोक्सिसिलिन। ये आपकी क्या ब्रॉड स्पेक्ट्रम डिजीज। आपने ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम डिजीज आपका यहाँ पे एक टॉपिक क्लियर हो गया, ब्रॉड स्पेक्ट्रम डिजीज में ये सारी चीजें आती है। उसके बाद ये आपके एंटी डिप्रेसेंट आती है। और नैरो स्पेक्ट्रम डिजीज का बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं, नैरो स्पेक्ट्रम डिजीज जैसे आपने पढ़ा होगा, नैरो स्पेक्ट्रम डिजीज में पेनिसिलिन जी, पेनिसिलिन जी, जी ये वाला क्वेश्चन अभी 2022 संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो पेपर हुआ था, मैंने जो सॉल्व करवा रखा है ऑलरेडी, उसमें नैरो स्पेक्ट्रम डिजीज का पेनिसिलिन जी का क्वेश्चन पूछ रखा है। और ये ऐसा ही रिलेटेड क्वेश्चन आपको है ना फर्स्ट ग्रेड में भी पूछ रखा है, ठीक है। इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो अपना अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेकेंडरी प्रिकर्सर ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक। ये आपको पता है कि इन्वायरमेंट वाला जो चैप्टर है, ENVIRON, इन्वायरमेंटल का जो चैप्टर NCERT में दे रखा है उसमें से डायरेक्ट उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। तो आपको ये ध्यान रखना कि ये बोला सेकेंडरी प्रीकर्सर, आपको पता होने चाहिए सेकेंडरी प्रीकर्सर। तो मैं आपको बता देता हूँ सेकेंडरी प्रीकर्सर कौन से जैसे है ना, सेकेंडरी प्रीकर्सर किसकी वजह से होता है, ये फोटोकेमिकल स्मोक की वजह से होता है, ड्यू टू फोटोकेमिकल फोटोकेमिकल
स्मोक, ठीक है। तो ड्यू टू किसकी वजह से होता है सेकेंडरी प्रिकर्सर, फोटोकेमिकल स्मोक की वजह से। तो ये बोल रहे हैं तो फोटोकेमिकल स्मोक की पूछ रहा है, तो सेकेंडरी प्रिकर्सर उसके में आता है जैसे NOx, O3, फॉर्मेल्डिहाइड, PAN। तो ये PAN का मतलब होता है परऑक्सी एसाइल नाइट्रेट। ठीक है, ये वाली चीज़ आपको ध्यान रखना। अब इस पे देख लो आपका ऑप्शन कौन सा। मैं तो जिस ओजोन है तो आपका ये ओजोन यहाँ पे आ गया। तो आपको ये सेकेंडरी प्रिकर्सर आपको ध्यान रखने हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये वाला आपने जो संस्कृत एजुकेशन 2022 का जो पेपर है यहाँ पे आज अपना खत्म होता है। तो उसको 3 पार्ट में ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुका था, बीच में मैं डिस्टर्बेंस की वजह से सारे एक पार्ट बच रहा था वो सॉल्व नहीं कर पाया, तो उसको मैंने आज कंप्लीट कर दिया इस पेपर को। और इससे पहले अपन ने जूनियर केमिस्ट का 2022 में जो 24 में जो हुआ था उसका पेपर मैं सॉल्व कर चुका हूँ। उसकी प्लेलिस्ट मैंने डाल रखी, चैनल पे जाके आप यूट्यूब चैनल पे जाके आप अच्छे से देखे जूनियर केमिस्ट। उसके बाद मैंने सेकेंड ग्रेड संस्कृत एजुकेशन, सेकेंड ग्रेड संस्कृत ईडीयू वाला जो 2024 का जो पेपर उसको मैं सॉल्व करवा चुका हूँ। उसके बाद मैंने कौन सा, उसके बाद FSO का एक पेपर था उसमें केमिस्ट्री के क्वेश्चन थे वो मैंने सारे सॉल्व करवा चुका हूँ। और बाकी अभी ये जो 2022 का जो पेपर है ये वाला अपना सॉल्व हो चुका है। तो इनको आपको प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और यूट्यूब अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। इस और अपने टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, जिसमें क्या कि आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड क्विज, केमिस्ट्री से रिलेटेड बुक्स और आपको जो भी यूट्यूब की जरूरी रिकॉर्ड जो मैं कर रहा हूँ इन्फॉर्मेशन, जो भी जरूरी इन्फॉर्मेशन आपको मैं वहाँ पे शेयर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है सारी चीज़ें। और आपको टेलीग्राम चैनल पे आपको क्विज, डेली क्विज बेसिस पे क्विज मिल रही है। और कीप सपोर्टिंग, थैंक यू वेरी मच। चलो अपन मिलते हैं नेक्स्ट नया पेपर, बहुत RPSC का नया एक पेपर लेके केमिस्ट्री का मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए अपने चैनल के साथ। थैंक यू।